मैं कुमार यशवंत एक बार फिर से आप सभी का उपकार 99 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे गुप्तोत्तर साम्राज्य के बारे में। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होगा, गुप्तोत्तर साम्राज्य अर्थात गुप्तों के पश्चात का काल माना जाएगा ये। तुम देखें कि गुप्तों का पतन होता है तो कई छोटी छोटी शक्तियां अलग अलग जगहों पर स्थापित होंगी। मालवा में औलिकर वंश, तो वहीं मगध में उत्तर गुप्त वंश की स्थापना होगी इस दौरान। वहीं कन्नौज में मौखरी वंश और हरियाणा स्थित थानेश्वर में पुष्यभूति या वर्धन वंश की स्थापना होती है। तो वहीं बंगाल में गौड़ वंश की स्थापना। ये छोटे छोटे राज्य थे और शक्तियां थी। तो सबसे शक्तिशाली राजवंश था इस समय हरियाणा स्थित थानेश्वर का पुष्यभूति या वर्धन वंश। तो वर्धन वंश को पढ़ना हमने प्रारंभ कर दिया था। हमने इसकी वंशावली देखी और हमने ये भी देखा कि इस वंश के जो पहले वास्तविक या माना जाए पहले प्रतापी शासक थे वो प्रभाकर वर्धन थे। और प्रभाकर वर्धन के हमें दो पुत्र और एक पुत्री का उल्लेख मिलता है। कुछ पुस्तकों में आपको प्रभाकर वर्धन के तीसरे पुत्र कृष्ण का भी उल्लेख मिलेगा, लेकिन अधिकांश पुस्तकों में इसके हमें दो ही पुत्रों का नाम प्राप्त होता है। एक तो राजवर्धन द्वितीय और एक पुत्र हर्षवर्धन, जिसको आप भली भांति जानते होंगे। और एक पुत्री है राजश्री, और पुत्री राजश्री का विवाह होता है समकालीन मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा से। और इस ग्रहवर्मा की हत्या कर दी जाएगी बंगाल के गौड़ वंशी शासक शशांक के द्वारा। और इन्हीं परिस्थितियों में राजवर्धन द्वितीय को सत्ता मिलती है। तो आगे हम बात करें राजवर्धन द्वितीय के संबंध में, तो इनके कुछ समकालीन शासक भी थे। जैसे बंगाल में इनके समकालीन शासक थे शशांक, तो वहीं ग्रहवर्मा कन्नौज का मौखरी वंश का शासक था। और इसी से राजवर्धन द्वितीय की बहन राजश्री का विवाह होता है। तो पिछली क्लास में हमने देखा था प्रभाकर वर्धन के पश्चात जो शासक हुआ है उसका पुत्र था राजवर्धन द्वितीय। प्रभाकर वर्धन था इससे पहले। तो प्रभाकर वर्धन का एक पुत्र है राजवर्धन द्वितीय। तो इसके शासन काल की एक घटना याद रखेंगे कि इसकी एक बहन थी जिसका नाम था राजश्री। और इस राजश्री का विवाह होता है कन्नौज के मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा से इसका विवाह होता है राजश्री का। ग्रहवर्मा कौन है? तो हमने देखा था कि कन्नौज में होती है मौखरी वंश की स्थापना। तो ये मौखरी वंश का शासक था ग्रहवर्मा। तो इस हिसाब से राजवर्धन द्वितीय का बहनोई था ग्रहवर्मा। और राजवर्धन द्वितीय के ही शासनकाल में बंगाल का एक शासक था शशांक, बहुत क्रूर शासक था। और एक मालवा का भी शासक था देवगुप्त, ये उत्तर गुप्त वंश का शासक था। ये दोनों ही व्यक्ति आपस में मिलकर शशांक की हत्या कर देंगे और इस हत्या की सूचना या ग्रहवर्मा की मृत्यु की सूचना राजवर्धन द्वितीय को एक व्यक्ति के द्वारा मिलती है जिसका नाम था संवादक। ये राजदूत था, याद रखेंगे, दूत था। इसी ने बताया राजवर्धन द्वितीय को ग्रहवर्मा की हत्या की सूचना। तो राजवर्धन द्वितीय के पश्चात शासक बनेगा उसका ही भाई था एक हर्षवर्धन। याद रखेंगे 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक शासन करेगा हर्षवर्धन। महत्वपूर्ण है, इस वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रतापी शासक माना जाता है। क्यों? आगे हम देखेंगे इसके विजय अभियानों में कि भास्कर वर्मन और नेपाल के शासक अंशुवर्मन और मगध के पूर्ववर्मन ने अधीनता स्वीकार की। और पुलकेशिन से इसका युद्ध भी देखेंगे। तो हर्षवर्धन के हमें कुछ नाम प्राप्त होते हैं, जैसे माहेश्वर, याद रखेंगे, उपाधि बोल सकते हैं माहेश्वर, मगध राज। और हातिम द्वितीय, सकल उत्तरा पथनाथ। और सबसे महत्वपूर्ण उपाधि है हर्षवर्धन की शिलादित, याद रखेंगे शिलादित। और ये उपाधि इसको चीनी यात्री था हिनसांग ने दी। इसी के शासनकाल में हिनसांग आता है। तो हिनसांग का आगमन भी इसी के शासनकाल में होता है, चीनी यात्री है, याद रखेंगे। इससे पहले गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था चीनी यात्री फाहियान। क्या था? फाहियान।
और ये हेनसांग है जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में इसका आगमन होता है। इसकी पुस्तक का नाम है सी यू की, याद रखेंगे सी यू की। जबकि फाहियान की पुस्तक का नाम हो क्यों की, ये हम पढ़ चुके हैं गुप्ता डायनेस्टी में। तो हेनसांग भारत को एक नाम देता है, इनटू कह के संबोधित करता है भारत को, इनटू, इंडिया भी नहीं इनटू बोलता है, इनटू, याद रखेंगे ये हेनसांग के संबंध में। आगे हर्षवर्धन का राज्याभिषेक होता है 606 एडी को। माना जाता है जब इसका राज्याभिषेक होता है तो ये मात्र 16 वर्ष का था ये हर्षवर्धन। कितनी आयु थी? 16 वर्ष। तो इसके राज्याभिषेक को हर्ष सम्मत का बोले, हर्ष सम्मत का प्रारंभ माना जाता है। तो अभी तक हमने कितने सम्मत देखा? तो हमने देखा 248-49 में कलचुगी चैदी सम्मत, वहीं 57 में मालव या विक्रम सम्मत, और 78 ईस्वी में शक कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल का है जिसको शक सम्मत नाम दिया गया। और ये 606 ईस्वी का है जिसको हर्ष सम्मत नाम। किसी दिन हम एक ही क्लास में सभी सम्मत के बारे में जानेंगे। तो राज्याभिषेक होता है 606 एडी को और हर्ष सम्मत का प्रारंभ माना जाता है 600। रखेंगे कश्मीर का एक, कामरूप का एक शासक है। कामरूप कहाँ है? तो कामरूप असम में, असम में। तो इस हर्षवर्धन के ही समकालीन कामरूप का शासक था भास्कर वर्मन। और इस वर्मन ने अपना एक राजदूत भेजा था इसके दरबार में, हंसवेग को। क्या था? हंसवेग। ये राजदूत था भास्कर वर्मन का, और भास्कर वर्मन कामरूप का शासक था हर्षवर्धन के समकालीन। तो भास्कर वर्मन ने अपना एक राजदूत हंसवेग को हर्ष के दरबार में भेजता है मित्रता का प्रस्ताव लेके। कौन आता है? तो हंसवेग, जो कि भास्कर वर्मन का राजदूत है। आगे देखें तो नेपाल के शासक थे इसी के समकालीन अंशुवर्मन। तो अंशुवर्मन ने भी अधीनता स्वीकार की थी हर्षवर्धन की। तो वहीं मगध के शासक थे पूर्ववर्मा। तो पूर्ववर्मा ने भी अधीनता स्वीकार की। इतना ही नहीं बल्कि हिमालयी क्षेत्र कश्मीर के शासक दुर्लभ वर्मन ने भी इसकी अधीनता को स्वीकार किया। आप अनुमान लगा सकते हैं कितना शक्तिशाली शासक रहा होगा वर्धन या पुष्यभूति वंश का। इससे पहले हमें ऐसे प्रतापी शासक देखने को नहीं मिलते। तो याद रखेंगे नेपाल के शासक अंशुवर्मन, वहीं मगध के शासक पूर्ववर्मा, जबकि कश्मीर के शासक दुर्लभ वर्मा। आगे इसका युद्ध होता है शशांक से, होता है एक बंगाल के गौण शासक शशांक से। याद रखेंगे महत्वपूर्ण 627 एडी को होता है शशांक से। शशांक कौन है? तो बंगाल का शासक है, गौणवंशी शासक है। ये वही शशांक है जिसने इस हर्षवर्धन के बहनोई ग्रहवर्मा की हत्या कर दी थी, ग्रहवर्मा की हत्या कर दी थी। और ये ग्रहवर्मा कन्नौज का मोखरी वंश का शासक था। याद रखेंगे, पहली बार पढ़ चुके हैं। और ऐसी ही जानकारी हमें इस शशांक को पराजित किया था किसने? हर्षवर्धन ने। ऐसी जानकारी हमें गंजाम और मदीनापुर लेख से प्राप्त होती है, याद रखेंगे। और इसी गंजाम और मदीनापुर लेख में शशांक को क्या कहा गया है? तो शशांक को नरेंद्र कहा गया है, नरेंद्र, याद रखेंगे नरेंद्र। और हर्षवर्धन का वल्लभी के शासक ध्रुवसेन से भी युद्ध होता है। ये वल्लभी कहाँ है? तो गुजरात में है। वल्लभी में था मैत्रक वंश। क्या था? तो मैत्रक वंश के शासक हैं ध्रुवसेन। तो ध्रुवसेन से भी युद्ध होता है और ध्रुवसेन को ये पराजित भी करता है हर्षवर्धन। लेकिन बाद में अपनी पुत्री का विवाह कर देगा किससे? तो ध्रुवसेन से विवाह कर देगा, ध्रुवसेन से, और वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेगा। आगे हम देखें ये पुलकेशिन द्वितीय कौन है? तो याद रखेंगे जब हम चालुक्य शासकों के बारे में पढ़ेंगे तो बादामी या वातापी के चालुक्य शासक है।
क्या है? चालुक्य शासक है। पश्चिमी चालुक्य शासक है। पश्चिमी चालुक्य शासक है कौन? तो पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध होता है हर्षवर्धन का। कौन सा युद्ध है? तो नाम याद रखेंगे, रेवा का युद्ध। रेवा का युद्ध कब? तो 618 ईस्वी या 619 ईस्वी में होता है। और कहाँ होता है ये युद्ध? तो नर्मदा नदी के तट पर होता है। नर्मदा नदी के तट पर होता है। और इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने, परिणाम क्या निकलता है इस युद्ध का? परिणाम निकला कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। हर्षवर्धन को पराजित किया था और इससे हर्षवर्धन के दक्षिण विजय का सपना चकनाचूर हो जाता है और दक्षिण में विजय अभियान नहीं कर सकेगा, ना ही अधिकार स्थापित कर सकेगा दक्षिण के राज्यों में। तो हर्षवर्धन की शक्ति को चालुक्य शासक बादामी या वातापी, पश्चिमी चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा रोका जाता है हर्षवर्धन को, और ये हर्षवर्धन को पराजित करेगा। तो पुलकेशिन से संघर्ष की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? या यूं बोलें कि रेवा के युद्ध की जानकारी हमें प्राप्त होती है। पुलकेशिन का एक दरबारी था, क्या था? तो पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी था। क्या नाम है दरबारी का? तो रवि कीर्ति। याद रखेंगे, रवि कीर्ति। तो रवि कीर्ति की हमें एक प्रशस्ति प्राप्त होती है कर्नाटका से, एहोल प्रशस्ति। याद रखेंगे, एहोल प्रशस्ति। तो इस प्रशस्ति से हमें इस युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर इसके दक्षिण के विजय अभियानों को चकनाचूर कर दिया। और यह युद्ध 618-619 एडी को होता है। आगे हम बात कर लेते हैं, हर्षवर्धन ने कुछ विद्वानों को संरक्षण भी प्रदान किया है अपने दरबार में। एक दरबारी या एक विद्वान को तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से, भली भांति सभी ने सुना होगा, बाण भट्ट। क्या है? तो बाण भट्ट।